नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस हिरासत में तीनों ही आरोपी भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। पुलकित सहित 2 और जो आरोपी उनको हिरासत में भेजा गया है। पुलकित के अलावा कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में भेजा। लगातार जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा था, उस बीच इनकी गिरफ्तारी की गई। और अब ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी, जिसमें कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस हिरासत में तीनों ही आरोपी भेजे गए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी, जिसमें कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस हिरासत में तीनों आरोपी भेजे गए हैं। अब सघनता से पूछताछ होगी आरोपियों से। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलकित समेत तीनों आरोपियों को हिरासत में भेजा गया है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोटद्वार कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में तीनों आरोपियों को भेजा है, जहां पूछताछ की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश था और उसके बाद पुलिस के ऊपर एक दबाव भी था। कहीं ना कहीं पुलिस ने सबूत इकट्ठा किया और उसके बाद पुलकित सहित 2 और जो नाम निकलकर सामने आए, उनकी गिरफ्तारी की गई। और फिर गिरफ्तारी के बाद कोटद्वार कोर्ट में जो है पेशी की गई और पेशी के बाद कोर्ट ने आखिरकार तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस हिरासत में जो है ये आरोपी भेजे गए। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो पुलकित समेत तीनों आरोपियों को हिरासत में भेजा गया है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पर आज सीएम धामी बैठक कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी गृह विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल है। पुलिस विभाग के अलग अलग प्रस्ताव पर भी इस बैठक में जो है चर्चा की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जा रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार एक तरफ सख्त है, इस बीच कानून व्यवस्था पर आज सीएम धामी बैठक कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं। सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। पुलिस विभाग के अलग अलग प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा रही है। सुरेंद्र दसीला इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये बैठक शुरू हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक बेहद जरूरी था। जिस तरह से उत्तराखंड का नाम जिस तरह से जाना जाता था, अब जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई अंकिता हत्याकांड के बाद, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में थी। अब ये बैठक बेहद जरूरी थी। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक, सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद हैं। और अंकिता भंडारी केस में अब तक क्या प्रोग्रेस है, क्या कार्रवाई एसआईटी कर रही है, पुलिस के आला अधिकारी इस पर क्या कुछ अपना रुख है, वो तमाम चीजें जानकारी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी है, महिला अपराध को लेकर स्थिति क्या है, और जो संवेदनशील जिले हैं जिनमें उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार आता है, इन 4 जिलों की कानून की व्यवस्था कैसी है, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को लेकर भी इस पर बात हो कि हम अगर पुलिस सिस्टम लागू करते हैं, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम खत्म करते हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। और विस्तृत बैठक इस वक्त शासन में हो रही है। सुरेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कानून व्यवस्था के इतर भी, कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जो बड़ा अपडेट इस वक्त आया कि कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। हिरासत में 3 दिन के लिए भेजे गए ये तीनों आरोपी। अब वहां पर क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, पुलिस कैसे पूछताछ करती हुई नजर आएगी इन 3 दिनों के अंदर?
देखिए, आप पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर शायद पूछ रहे हैं। 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है, क्योंकि 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। अब पीसीआर मिली है, तो पीसीआर में पुलिस जो है वो सीन रिक्रिएट भी करती है। पुलिस इनसे जो घटना स्थल है वहां इनको लेके जाएगी, ये पुलिस को बताएंगे कि आखिरकार कैसे अंकिता को लेकर वहां पहुंचे थे, क्या इनका झगड़ा हुआ, किस तरह से मार पिटाई इन्होंने की, उसके बाद कैसे इन्होंने हत्या की, और रिजॉर्ट से लेकर तमाम जगह पर पुलिस इनको लेकर जाएगी। तो इसलिए ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों में पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि अंकिता और पुलकित दोनों के मोबाइल बरामद हो जाएं। अगर दोनों के मोबाइल बरामद हो जाते हैं तो ये पुलिस के लिए बड़ा फायदा होगा कि आखिरकार इसमें बहुत सारी चीजों को गुत्थी निकलेगी। तो अंकिता का मोबाइल अगर अंकिता के साथ पानी में चला गया है तो उससे तलाशना उस नहर में बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन पुलकित के मोबाइल को लेकर जो सीडीआर निकली थी, उसे देखकर लगता है कि पुलकित ने अपना मोबाइल कहीं छिपाया था। तो इसलिए पुलकित का मोबाइल अगर एसआईटी को मिलता है तो बहुत सारी चीजों का राज खुल जाएगा। बिल्कुल, तो पुलिस को इंतजार रहेगा मोबाइल ढूंढने का भी। आप सुरेंद्र हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटी है, और बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी के खाते में सिर्फ 6 जिला पंचायत की सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी को 1 जिला पंचायत सीट पर जीत जो है वो मिली है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीएसपी की बात की जाए तो 6 सीटें जो है बीएसपी के खाते में आई है। आम आदमी पार्टी को भी 1 जिला पंचायत की सीट जो है वो उस पर जीत मिली है। सुरेंद्र दसीला का रुख करते हैं, सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस निखरता हुआ सामने आया और कांग्रेस का गिरा है। देखिए, बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी, और आज बीजेपी 14 सीटें जीती है। इतिहास में ये पहली बार है जब बीजेपी अपना बोर्ड बनाने जा रही है, यानी अध्यक्ष भी बीजेपी का होगा और पूरा बोर्ड भी बीजेपी का होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की चुनौती थी, उनके लिए पहला चुनाव था, तो वो इस चुनाव को, इस परीक्षा को बेहतर तरीके से उन्होंने पास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करूं तो उनके विकास कार्य और उनकी नीति का भी इसमें बड़ा फायदा मिला है। इसके साथ ही भाजपा संगठन ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी थी। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा है जब बीजेपी ने हरिद्वार के पंचायत चुनावों में कमाल करके दिखाया है। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। 14 सीटें जीतना एक सपने की तरह था बीजेपी के लिए, जो खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी आशाओं से बढ़कर ये रिजल्ट है। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2015 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 14 सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। पिछले साल के मुकाबले इस साल में बड़ा अंतर देखने को मिला। वहीं जबकि कांग्रेस की बात की जाए या बीएसपी की बात की जाए तो 5 से 6 सीटों पर दोनों ही पार्टियां सिमटती हुई नजर आई हैं। और आम आदमी पार्टी को भी 1 जिला पंचायत सीट पर जीत मिली। एक चुनौती थी नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर कहीं ना कहीं जिला पंचायत में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो जीत दर्ज की है। बीएसपी के खाते में 6 जिला पंचायत की सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 1 जिला पंचायत सीट पर जीत मिली है। तो हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटी है। बीएसपी के खाते में 6 जिला पंचायत की सीटें आई हैं। तो जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का यह परचम जो है वो देखने को मिला है। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2015 के बाद जब चुनाव हुआ तो उसके बाद अब बीजेपी 3 से 4 के मुकाबले अब जो है वो 14 सीटों पर पहुंची है। तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया है, वहीं कांग्रेस का घटा है। बीएसपी के खाते में 6 जिला पंचायत की सीटें आई हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा है। बीएसपी के खाते में 6 सीटें आई हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 जिला पंचायत सीट पर जीत मिली है। कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बीजेपी का भी। उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ी
जीत है। हरिद्वार से तुषार ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत, 14 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो, और हरिद्वार में जिला पंचायत की बात की जाए तो भाजपा ने इस बार बड़ी जीत कह सकते हैं कि उन्होंने अर्जित की है, क्योंकि पहले जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें 2 या 3 सीटों पर ही भाजपा सिमट जाती थी, लेकिन इस बार 14 सीटों पर अपनी विजय बनाई है भाजपा ने, और ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, अभी ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है, 2 सीटों की अभी काउंटिंग चल रही है। और साथ साथ अभी जिला प्रशासन की तौर से कोई भी अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, और जो वेबसाइट है वो भी बंद हो गई है, जिसके कारण अभी पूरी सूचना नहीं आई पाई है। लेकिन ये पक्का हो गया है कि भाजपा 14 सीटों पर अपनी विजय बना चुकी है। जो पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार बूथ लेवल पे जो काम कर रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो भाजपा है वो बूथ लेवल में किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी के कारण जो पंचायत चुनाव में इतने अच्छे रुझान भाजपा को दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है तुषार, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड पुलिस की गिरफ्त में बॉबी कटारिया आएगा। 25,000 के इनामी बॉबी पर देहरादून कैंट थाने में केस दर्ज है। खुलेआम सड़क पर शराब पीने का आरोप है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देहरादून से बी वारंट लेकर दिल्ली पहुंची है दून पुलिस। उत्तराखंड पुलिस बॉबी कटारिया को लेकर दून जल्द ही आएगी। इंतजार इस बात का रहेगा कि दिल्ली पुलिस बॉबी कटारिया जो जेल में बंद है वो वहां से छूटेगा, उसके बाद देहरादून लाया जाएगा। सुरेंद्र डसीला इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले ये बी वारंट का मतलब जरा समझाइएगा। साथ ही साथ आप बातचीत जब आपसे हमारी हो रही थी इससे पहले भी, तब आपने कहा था कि जेल में बंद है, जेल से जब वो रिहा होंगे वहां से तभी ले जाया जा सकता है, उससे पहले ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बॉबी कटारिया को देहरादून पुलिस ले जा पाए अपने साथ। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बॉबी कटारिया उत्तराखंड में वांछित है और इसके खिलाफ कोर्ट से वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन बॉबी कटारिया उत्तराखंड पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। अब क्योंकि बॉबी कटारिया जो पूर्व का एक मामला था प्लेन में सिगरेट पीने का, उस मामले में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में है। और तिहाड़ जेल में वो बाहर इस मामले से निकलने के लिए जमानत ले चुका है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस जब वो तिहाड़ पहुंचा तो उत्तराखंड पुलिस भी बी वारंट लेके दिल्ली पहुंच चुकी है। यानी जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलेगा तो तिहाड़ जेल का प्रशासन और दिल्ली पुलिस उत्तराखंड पुलिस को उसे सौंप देगी। यानी दिल्ली से उसे राहत मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ये वारंट बी का मतलब ये है कि यहाँ से जो पुलिस है वो दिल्ली पहुंची, वारंट दिखाएगी, उसको अपने साथ लेगी और इसके साथ ही ट्रांजिट रिमांड पर उसे लिया जाएगा और उत्तराखंड लाया जाएगा। देर शाम या कल सुबह तक वो उत्तराखंड पहुंचेगा और यहाँ पहुंचने के बाद जो उत्तराखंड का मामला है यानी राजधानी देहरादून का मामला है, उसमें उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के निर्देश के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। यानी जो बॉबी कटारिया 25,000 का उत्तराखंड में इनामी है, अब तक वो देहरादून पुलिस को कहीं ना कहीं हटाता हुआ नजर आ रहा था, देहरादून पुलिस के हत्थे नहीं आ रहा था, लेकिन अब टेक्निकल तौर पे वो फंस चुका है और ऐसे में उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वो दून पुलिस के साथ देहरादून आएगा और यहाँ से फिर कोर्ट से अगर उसको रिलीफ मिलता है, बेल मिलती है, तो उसके बाद फिर यहाँ से वो जा सकता है। लेकिन अभी वो फिलहाल छूटते ही दून पुलिस के साथ देहरादून पहुंचेगा। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड पुलिस की गिरफ्त में बॉबी कटारिया कल सुबह तक कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस, जो उत्तराखंड की जो पुलिस है वो देहरादून लेकर पहुंच सकती है। वहीं देहरादून में केंद्रीय सड़क निधि के तहत सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में लगातार हाईवे और पुलों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में, हर देश के श्रेष्ठ राज्यों में ये उत्तराखंड जो है वो शामिल होगा। तो केंद्रीय सड़क निधि से सेतुओं का निर्माण हो रहा है। सीएम धामी ने सेतु निर्माण का लोकार्पण किया। सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुरेंद्र डसीला का रुक करते हैं। सुरेंद्र, एक अच्छी पहल, जरूरत है इस तरह के सेतु के निर्माण की ताकि उत्तराखंड और आगे बढ़े, विकास की ओर बढ़ता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है। सुरेंद्र, दौरान अचानक गिर गया था और उसके बाद
इसका निर्माण का काम चल रहा था, क्योंकि ये एयरपोर्ट को जोड़ने और ऋषिकेश को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुल है और ऐसे में इसके निर्माण को लेकर लंबे समय से काम हो रहा था। अब क्योंकि इसका निर्माण पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री ने आज इसका अनावरण किया है और इसके बाद कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट को जाने की दिक्कतें हो रही थी, जो ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी दूर होंगी और एक बड़ी राहत देहरादून वासियों को मिलेगी। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा के निलंबित सचिव पहुंचे गैरसैंण मुकेश सिंघल गैरसैंण विधानसभा में अटैच किए गए हैं। निलंबित सचिव मुकेश सिंघल ने कल शाम ज्वाइन किया है। जल्द ही मुकेश सिंघल पर जांच जो है वो बैठेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के निलंबित सचिव जो हैं वो गैरसैंण पहुंचे हैं। मुकेश सिंघल गैरसैंण विधानसभा में अटैच किए गए निलंबित सचिव मुकेश सिंघल ने कल शाम ही ज्वाइन किया है और मुकेश सिंघल पर जांच जो है वो जल्द ही बैठेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। बीएल संतोष कर रहे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत। बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद हैं। उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में भी अन्य नेताओं से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की है। रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के सह प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यानी चंदन राम दास ने परिवहन परिसंपत्ति बंटवारे का मामला निपटने पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की परिवहन व्यवस्था में जल्द से जल्द बड़ा सुधार दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय में करीब 150 इलेक्ट्रिकल बस से जो है वो 30 सीएनजी बसें, साथ ही साथ 30 साधारण वाहन खरीदे जाने की योजना पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसके अलावा राज्य में रोडवेज और आईएसबीटी के सुधार के लिए करीब 300 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। हरिद्वार, रामनगर, हॉट टनकपुर आधुनिक बस डिपो बनाए जाने की योजना पर भी विचार जो है वो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमको एक हफ्ता पहले 100 करोड़ रुपया हमारे खाते में आया है। हमारा प्रयास होगा कि पहाड़ के जो आईएसबीटी है, जो पहाड़ के जो हमारे डिपो हैं, इनको हम आधुनिक डिपो के रूप में बनाएं। ये पैसे के साथ साथ एडीपी से हमको 300 करोड़ रुपया हमको देने की सहमति हुई है। उत्तराखंड की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए हमारे पास जो धनराशि है उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र के ठंडा नाला गांव में आधी रात को पुलिस की दबिश के दौरान हंगामा देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना अपराध बताए एक व्यक्ति को जबरन ले जाने की कोशिश की, जिस पर परिजनों ने विरोध किया। विरोध से नाराज थाना अध्यक्ष ने विरोध कर रही एक महिला पर हाथापाई कर दी। महिला से हाथापाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एसओ ने महिला से हाथापाई की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आरोप यह है ग्रामीणों का कि पुलिस ने आधी रात दबिश दी। इस दौरान बिना वजह बताए, बिना अपराध बताए उस व्यक्ति को जबरन ले जाने की कोशिश की गई और जब इसका विरोध किया गया तो महिला पर एसओ ने हाथापाई की महिला के साथ। शिकायत है उसको, उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि कहाँ पे थोड़ा सा बल प्रयोग हुआ है करके, तो मैंने राजपत्रित अधिकारी के लिए निष्पक्ष जांच के लिए दे दिया है। तो बल प्रयोग किस परिस्थितियों में हुआ, कैसा हुआ, तो उसके रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे और अग्रिम एक्शन भी लेंगे। और देहरादून में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां मॉडल कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार बाइक ने बीच सड़क पर महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी भयंकर थी कि महिला हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो महिला की टक्कर से जो घायल होने की बात सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, सीवर सेप्टिक टैंक साफ करना अब आसान होगा। एक कंपनी ने एक ऐसी सीवेज ट्रीटमेंट मशीन तैयार की है जो सीवर को न केवल खाद में बदल देगा, साथ ही 5% साफ पानी भी मिलेगा।
नगर निगम और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के सामने इस मशीन का डेमो किया गया। ये मशीन एक मोबाइल वैन में फिट हो जाती है और इस मशीन की कीमत करीब 27 लाख रुपए है। ये मशीन सेप्टिक टैंक से पूरे सीवर को खींचती है और इसके बाद 95% सीवर को सॉलिड में बदल देती है। तो ये वाहन जो है, जो खुली जीप में है, इसकी पूरी कॉस्टिंग जो बताई गई थी वो कंपनी के द्वारा जो है करीब लगभग 27 लाख बताई गई है और ये केवल अभी डिमॉन्स्ट्रेशन लेवल पे ही है। इसका प्रस्ताव जो उन्होंने हम लोगों को जब भी देंगे आगे, तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी कि वास्तव में इसका कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है। वहीं नैनीताल बैंक के अंशधारकों के लिए खुशखबरी है। बैंक की 100वीं ऑनलाइन एजीएम पर सीईओ निखिल मोहन ने बैंक की सफलता पर अंशधारकों को 5% का लाभांश देने की बात कही है। बता दें कि बैंक अब सीबीएस प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहा है, यानी कस्टमर देश भर की शाखाओं में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। बैंक पिछले साल 28 करोड़ का लगभग शुद्ध लाभ बैंक ने अर्जित किया है और इसीलिए हम लोग 5% यानी 50 पैसा प्रति शेयर हमने लाभांश अभी घोषित किया है। आज ही हमारी वार्षिक आम सभा थी 100वीं, क्योंकि हमने इसी साल 100 वर्ष पूरे भी किए हैं इस बैंक का। तो ये हमने निर्णय लिया है और उसके हिसाब से लाभांश वितरित किया जाएगा। और वहीं प्रदेशवासियों को जल्द महंगी बिजली दरों को लेकर जोर का झटका लग सकता है। दरअसल यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5% सरचार्ज लगा दिया है और यह सरचार्ज 1 सितंबर से 31 मार्च यानी 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। इस मसले पर यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उसी का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। डिमांड और सप्लाई गैप, एक रीजन तो एक था डिमांड एंड सप्लाई गैप, यानी डिमांड बढ़ी सप्लाई कम रही, एक उसका डिमांड रीजन रहा। और दूसरा फ्यूल सरचार्जेस, फ्यूल कॉस्ट बढ़ी, इनपुट कॉस्ट बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका परिणाम कंट्री को फेस करना पड़ा। अंतोगत एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी। और इसी के साथ पार समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।